चलो मैं एक डेट देने वाला हूं, 8 कॉमन सिविल कोड लाने के पहले करीब 10 कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और उन्हें अंग्रेजों ने बनाया था। 1837 का शरीयत एक्ट बदलना पड़ेगा, इंडियन पारसी एक्ट खत्म करना पड़ेगा, इंडियन क्रिश्चियन एक्ट खत्म करना पड़ेगा, शरीयत एक्ट, कैसे 10 कानून है। इस बार 8 अगस्त को हम लोग अंग्रेजी कानून जलाएंगे पूरे देश भर में। तैयार हैं आप लोग? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। आप कह रहे थे कुछ होमवर्क, तो राजकोट के लिए यही टास्क है। आप सब लोग हमारे फेसबुक से जुड़े रहिएगा, बाकी इस टीम से भी आपको सूचना मिलती रहेगी। डेनिस जी ने कहा है हमारा नाम मत लीजिए, राष्ट्रीय एकता मंच कहिए, इसलिए मैं राष्ट्रीय एकता मंच कह रहा हूं। नमस्कार सर। 8 अगस्त को आप सब लोग छोटे छोटे टुकड़े में इकट्ठे होइए, 10-10, 20-20 अपने अपनी उसमें कोई एक अंग्रेजी कानून की प्रिंट आउट निकालिए। उस दिन पूरे देश में अंग्रेजी कानूनों को हम जलाएंगे। 8 अगस्त को इसलिए जलाएंगे, 8 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है 8 अगस्त को। अंग्रेज तो भारत छोड़ गए लेकिन अपना कानून यहीं छोड़ गए, तो वो जो कानून छोड़ के गए हैं, करीब 250 कानून है, उन कानूनों को हम जलाएंगे। हम दिल्ली में जलाएंगे, आप लोग अब यहां राजकोट में जलाना। और भगवान ने चाहा तो इसी वर्ष, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, कोई मुझे जानकारी नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि कॉमन सिविल कोड पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ इसी साल बनेगा। आज ये मेरा 65वां कार्यक्रम है इस साल का। जनवरी में मैंने एक भी छुट्टी अपने घर में नहीं बिताई है, एक भी छुट्टी। अब तक मैं 65 जिलों में, आज ये राजकोट मेरा 65वां दिन है। मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। आज यहां हूं, कल सोमनाथ। कोशिश यही है कि जब तक मैं मेरा 100 का आंकड़ा पूरा हो तब तक कॉमन सिविल कोड आ जाए। वंदे मातरम सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो एजुकेशन की रिफॉर्म्स की बात करी आपने, तो उसमें जो रिजर्वेशन है, मतलब कि रिजर्वेशन के खिलाफ किसी ने पीआईएल एंटर किए है सर? देखिए, सवाल यह है कि रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या था। रिजर्वेशन का उद्देश्य था कि भेदभाव खत्म हो। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है रिजर्वेशन से भेदभाव खत्म नहीं होगा। भेदभाव खत्म होगा समान शिक्षा लागू करने से। जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, जब गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ एक स्कूल में बैठ के पढ़ेगा, तब वो भेदभाव खत्म होगा। तो मुझे ऐसे लगता है रिजर्वेशन का विरोध करने की बजाय यूनिफॉर्म एजुकेशन की मांग करिए। यूनिफॉर्म एजुकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन वाले अपने आप खुद कहेंगे ऐसा रिजर्वेशन से ज़्यादा अच्छा ये यूनिफॉर्म एजुकेशन। नमस्कार सर। मेरा नाम नीलेश गोयल है। आपने अभी बताया जो अंग्रेजों ने ये इंडियन पिनल कोड और सभी लॉ बनाए हैं, तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस फोर्स का भी मेरा साथ मानना है, जो पुलिस मैन्यूअल है वो भी अंग्रेजों ने बनाया होगा। तो मेरे मन में एक शंका ये है, मान लीजिए हम सभी लॉ बदल देते हैं, लेकिन जो अंग्रेज पुलिस फोर्स पे जो उसका कंट्रोल था वही इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे न्याय तंत्र। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है सत्ता की गुलाम होती है और सत्ता के इशारे पे काम करती है। तो उसका मूल कारण है 1861 का कानून। और जब हम कह रहे हैं कि 8 अगस्त को सारे अंग्रेजी कानून जलाएंगे, तो 1861 वाला अंग्रेजी कानून भी, पुलिस एक्ट भी जलाएंगे। तो आप भी जलाइए। हिंदी में क्या बोलिए?
एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जरा पीछे वाले सुनिए भाई, रुकिए 2 मिनट और। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं सोच रहा था पर्चा मैंने रखा था कि कोई बोलेगा, सवाल आया नहीं। अच्छा, आप ही का पर्चा है, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसी भ्रांतियां होती हैं, ध्यान से सुनिए। मैं रोज वीडियो देखता हूं, यहां अवैध मजार बन गई है, यहां अवैध दरगाह बन रही है। तो जब हम कहते हैं अवैध मजार बन गई है, तो इसका मतलब हम यह भी कह रहे हैं कि कुछ वैध मजार भी होती है। अगर हम कह रहे हैं इल्लीगल यहां पे दरगाह बन गई है, तो इसका मतलब लीगल दरगाह भी कोई होती है। आप जरा समझो शब्दों का कितना इफेक्ट होता है। हम अगर अनजाने में कह रहे हैं इल्लीगल मजार है, तो इसका मतलब लीगल मजार भी होती है ना। मैंने बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात किया, उनसे पूछा कि कुरान में कहीं मजार दरगाह लिखा है क्या? बोला नहीं साहब। हमने कहा हदीस में? बोले नहीं। तो हमने कहा मजार और दरगाह पे अरब में कोई है क्या? बोले नहीं साहब, एक भी नहीं है। तो हमने कहा मजार दरगाह पे जाना इस्लाम में है? बोले नहीं, है तो एकदम अनकुरानिक, अन इस्लामिक है। मजार दरगाह बनाना और मजार दरगाह पे जाना ये तो इस्लाम में हराम है, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं कुरान में है, हदीस में है, तो उसको बताना चाहिए कि कहां लिखा है। लेकिन उन्होंने मुझे एक जानकारी दिया कि पूरे अरब में एक भी मजार नहीं है, पूरे अरब में एक भी दरगाह नहीं है। और एक बात और बताई कि पूरे अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। बोले 3 चीजें इस्लाम में हराम है। तो जो चीज अरब में हराम है वो भारत में हलाल कैसे हो गई? जो चीज अरब में इल्लीगल है वो भारत में लीगल कैसे हो गई? लेकिन हम लोग कहते नहीं इल्लीगल। अरे जो चीज है ही नहीं है, अनकुरानिक, अन इस्लामिक। समाधि स्थल समझते हैं आप? समाधि स्थल, गुरुओं की समाधि स्थल, जो हमारे ऋषि मुनि उनके, तो समाधि स्थल पे हिंदू तो जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू तो जा सकते हैं लेकिन मुस्लिम के लिए जाना ही हराम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लोग तो खुद ही अजान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा और किसी की भी इबादत, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं है। तो मौलाना साहब ने मुझे बताया कि जब सब हम तो खुद ही 5 बार चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर के कहते हैं अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं है, तो ये भूरे शाह की मजार या मस्तान शाह की मजार या फुल्ले शाह की मजार ये इबादत के लायक कैसे हो जाएगी? लेकिन पता नहीं हिंदू कहते नहीं ये वाली अवैध है, इसका मतलब कुछ वैध भी है। और मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि मजार दरगाह पूरी तरीके से अवैध होती है, ये वैध होती नहीं है। तो अगर राजकोट में कहीं बनी हो तो आप लोग जाके पूछो कि भाई कुरान में, हदीस में कहीं इसका वर्णन है क्या? अरब में कोई है क्या? ये डीएम कलेक्टर से पूछो अपने। और जब जो चीज अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, इल्लीगल है, अवैध निर्माण करके बनाया है, तो क्यों रहना चाहिए? होना क्यों चाहिए? वो होना चाहिए क्या? तो संडे निकालिए। मेरा एक सवाल है, लघुमती कमीशन और सच्चर कमेटी की भला माने क्या है? इसको लागू होने से बहुमती समाज के धार्मिक, सामाजिक और मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा? सर देखिए सर, ये क्वेश्चन लास्ट है, दोनों साथ में ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। मैंने आपका एक बात सुनी लास्ट में कि आप पहले मांग करो। जो मोदी वहाँ पे एनआरसी का कानून लेके आया तो उन लोगों ने सबने विरोध किया, हमारे पक्ष में कोई नहीं किया। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हमको बोलना पड़ेगा जैसे बाबा बागेश्वर धाम है, बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, हम आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, सुन के चले जाते हैं। पहले तो जो भी कानून वहाँ पे बढ़ता है वो विरोध करते हैं, तो हमको भी सामने विरोध करना चाहिए, हमारे लिए कानून अच्छा है।
बरोबर, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर हिंदू राष्ट्र बना के देते क्या भाई? वही प्रश्न है। देखिए, हिंदू जो हमको चाहिए उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा सामने। એક આપણા યજમાન જીતુભાઈ ધોળકિયા સાહેબનો પ્રશ્ન છે, सब स्टेट को कौन सी भाषा में एजुकेशन देना चाहिए? देखिए, भारत में सभी राज्यों को कॉमन लैंग्वेज नहीं हो सकती है। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो आप तो साइंस भी मानता है कि जो ब्रेन है अपने मदर लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये साइंस ने भी मान लिया। तो सबको अपने अपने राज्य की भाषा में अपनी शिक्षा देनी चाहिए, कम से कम प्राइमरी 5वीं तक। मेरा यह मानना है 5वीं तक कोई भी विदेशी भाषा नहीं होना चाहिए, एक भी विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ाना है 6वीं से शुरू करिए, प्राइमरी में केवल आप भारतीय भाषा पढ़ाइए, जो संविधान भी कहता है। और संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाओ, तो यानी गुजरात में पढ़ाना है तो एक गुजराती पढ़ा लो, एक हिंदी पढ़ा लो, एक संस्कृत पढ़ा लो, 6वीं से अंग्रेजी लेके आओ। बहन जी का जो सवाल था, मैंने पर्चा बनाया था बहन जी आपका भी, मेरी पीआईएल चल रही है उस पर। भारत में माइनॉरिटी कौन है यह संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कौन माइनॉरिटी है किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। 1% वाला माइनॉरिटी कि 2% वाला माइनॉरिटी कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 2002 में कह चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होगा। टीएमए पाई केस उसको बोलते हैं। 11 जजों की बेंच ने बोला था 2002 में, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। अगर हो भी सकता है तो स्टेट लेवल पे ही हो सकता है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट है, बाल पाटिल केस कहते हैं। बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने जल्दी हो सके धार्मिक जो रिलीजियस माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करिए, क्योंकि 1947 में इसी रिलीजियस बेसिस पे ही डिवीजन हो चुका है। इसलिए दोबारा फिर से आप रिलीजियस बेसिस पे कोई काम मत करिए, इसको खत्म करिए। 2005 की बात है। 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन उत्तर प्रदेश। गूगल कर लेना आप लोग, मैं जितनी बातें कह रहा हूं मेरे जाने के बाद आप लोग 2-3-4 दिन सब गूगल करना, सब आपको डिटेल मिलेगा, सब अवेलेबल है। 2007 में जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे वो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि भाई किसी जिले में 35%, किसी जिले में 40%, किसी जिले में 20%, ये माइनॉरिटी नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में जिसको 30% वोट मिलती है वो सांसद विधायक बन जाता है। 30% वोट पाने वाली पार्टियां सरकार बना लेती हैं। तो 30 पर किसी भी संसदीय एरिया में, पार्लियामेंट्री एरिया में या विधानसभा के एरिया में जिसको 30% वोट मिलती है वो विधायक बन जाता है, जिसको 30% वोट मिलती है सांसद बन जाता है। तो जब 30% वोट पाने वाला सांसद बन गया तो उस लोकसभा में 30% कम्युनिटी माइनॉरिटी कैसे हो गई? सीधी सी बात है। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने कहा पहले आप माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, कौन है माइनॉरिटी? या तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म करिए, और वास्तव में खत्म ही होना चाहिए। जब भारत में कह दिया कि सबको इक्वल राइट है, इक्वल रिलीजियस राइट है, इक्वल जॉब की राइट है, हर जगह इक्वल राइट दे दिया, तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों चल रही है? कांग्रेस की सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने 3 बड़े घटिया कानून बनाए थे। 1991 में उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के बोला कि अयोध्या के अलावा और कोई मामला कोर्ट में जा ही नहीं सकता। काशी का मामला, मथुरा का मामला कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। अभी 3 जजों को रेफर हो, पहले 2 जज सुन रहे थे, अभी 3 को रेफर हो गया है। अभी शायद 4 जुलाई या 11 जुलाई को सुनवाई है।